एक घर में एक औरत ने भरी आवाज में कहा, निधि, निधि कहाँ हो तुम? तभी वहां एक लड़की मुस्कुराते हुए आई और बोली, हाँ माँ, आ रही हूँ। वो लड़की धीरे से उस औरत के पास जाकर बोली, माँ, आपने मुझे बुलाया? वो औरत अपनी बेटी को हल्की सी डांट और स्नेह से देखते हुए बोली, तुम्हारे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रही? कहाँ है तुम्हारी बहन? अभी भी सो रही है क्या? उस लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, आपको पता है ना उसके बारे में, मैं उसे उठाकर लाती हूँ। ये है हमारी कहानी की हीरोइन, चंचल और प्यारी निधि शर्मा, और वो औरत निधि की माँ जानकी है। वो लड़की एक कमरे में जाकर देखती है कि बिस्तर पर एक और लड़की अपना हाथ पैर फैलाकर गहरी नींद में सोई हुई थी। वो इतनी बेफिक्री से सोई थी जैसे इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। निधि ने उसे देख एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, निशा, बहुत देर हो गई है। तुम ऐसे ही सोओगी, हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। उस लड़की ने नींद भरी आवाज में आंखें मसलते हुए कहा, दीदी, मैं बाद में आ जाऊंगी, तुम जाओ, थोड़ी देर मुझे सोना है। ये लड़की निधि की बहन निशा है। निधि कमर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, तुम पहले ही बहुत सो चुकी हो। चलो, तुम उठो, तुम्हें आज अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। निधि की बात सुनकर सो रही निशा की आंखें खुल गईं। निशा ने कहा, मैं कैसे भूल गई? मुझे तो याद नहीं है, मैंने असाइनमेंट कहाँ रख दिया? दीदी, मेरी मदद करो। निधि हाथ बांधकर निशा से कहा, क्यों? अभी तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? तुम तो आराम से सोई हुई थी ना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। निशा निधि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज दीदी, प्लीज, तुम मेरी दीदी हो ना, मुझे मदद करो दीदी। निधि निशा को देखते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं ढूंढता हूं। निशा ने उठकर निधि के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू दीदी। थोड़ी देर में दोनों बाहर आए। जानकी दोनों को देखकर कहा, आप दोनों रेडी हो गए, चलो पहले नाश्ता कर लो, बाद में कॉलेज जाना। निशा ब्रेकफास्ट को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, माँ, आपने ये क्यों बनाई? ये करेले की सब्जी मुझे नहीं खाना। तभी वहां एक बूढ़ी औरत जो अपने हाथों में लकड़ी लिए हुए थी, धीरे धीरे आए। उस औरत ने निशा को देखकर गंभीरता से कहा, क्या कहा? इसको देखकर बोलो। उस औरत ने अपने हाथों में पकड़ी हुई लकड़ी को दिखाते हुए कहा। उस लकड़ी को देखकर निशा ने कहा, अरे दादी, आप सच में मेरी बात को गंभीरता से ले लिया। ये तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, मैं खा लूंगी, तो आप ये लकड़ी को दूर रखो। ये बूढ़ी औरत निधि और निशा की दादी है, विशालाक्षी। विशालाक्षी ने निशा से कहा, चुपचाप खाना खाकर कॉलेज जाना, तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। निशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, खा रही हूं। तभी वहां एक लड़का आया। उसने जानकी को देखते हुए कहा, माँ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जानकी ने उस लड़के को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ निशांत, रेडी हो गया, बैठकर खाओ। इस लड़के का नाम निशात था। निधि और निशा भाई है। निशात ने निधि और निशा को देखते हुए कहा, आप दोनों कॉलेज के लिए तैयार हो गई? निधि ने निशात को देखकर कहा, हाँ भैया, हम दोनों तैयार हो गई। थोड़ी देर में निधि और निशा के जाने का समय आ गया। वहां एक टेबल पर एक फोटो रखी थी। निधि उस फोटो के पास आकर उसे देखते हुए बोली, पापा, मुझे पता है आप हमारे साथ नहीं है, मुझे ये भी पता है आप मेरी बात सुन रही है। पापा, मुझे देर हो रही है, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। निधि को उस फोटो से बात करते हुए देखकर जानकी की आंखों में आंसू आ गए। जानकी ने उस आंसू को निधि देखने से पहले छिपा लिया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द था। निधि ने जानकी को देखकर कहा, माँ, हम दोनों कॉलेज चलते हैं, आप और दादी अपना ध्यान रखना। जानकी ने निधि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। चेक मार्क। निशा ने जानकी को देखकर कहा, ठीक है माँ, हम दोनों चलते हैं। और दादी, तुम अपने इस लकड़ी का थोड़ा कम यूज करो, इसे दिखाकर तुम मुझे डराती हो। विशालाक्षी ने निशा को देखकर कहा, क्या कहा? रुको, जरा बताता हूं तुम्हें। निशा अपनी दादी को देखकर हंसते हुए बोली, पहले आप मुझे पकड़िए, मैं आपके हाथों में लगने वाली नहीं हूं। निशा निधि को देखते हुए कहा, चलो दीदी, वरना ये दादी मुझे पीटेंगी, चलो चलो। दोनों बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद जानकी उस फोटो को देखकर हुए बोली, इस घर में मुझे आपकी कमी दिखाई दे रही है। आप अभी हमारा साथ रहती थी तो कितना अच्छा होता। विशालाक्षी जानकी को देखते हुए कहती है, जानकी, ये सब होकर बहुत साल हो गए, अभी भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो।
जानकी विशालाक्षी को देखकर कहती है, क्या करूं माँ, उस इंसान की वजह से मैंने अपने पति को खो दिया, मेरी बच्चों उसकी पाप खो दिया। मुझे अभी भी डर है, फिर से उस इंसान की वजह से मैं अपनी बेटी को खो दिया तो। आपको पता है ना निधि, जब छोटी थी क्या हो गया था, इसलिए मैं निधि को वहां से इतना दूर लेकर आ गई, पर वो लोग वापस आ गए तो मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, तो मैं क्या करूं। विशालाक्षी जानकी को शांत करते हुए कहती है, जानकी तुम चिंता मत करो, उन लोगों को पता नहीं है हम लोग कहाँ हैं, तो वो लोग हमें कैसे ढूंढेंगे, और उन लोगों को निधि के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम चिंता मत करो, हमारी निधि को हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसके बारे में बात कर रही हैं दोनों, कौन निधि को जानकी से छीनेगा, क्यों घबरा रही है जानकी, क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है। चेक मार्क। दूसरी तरफ एक बड़ा बिल्डिंग, उसे बिल्डिंग के अंदर एक आदमी डरते हुए बैठा था। उसके सामने दो शख्स खड़े थे। उनमें से एक ने तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दोगे और मैं चुपचाप ये सब देखता रहूंगा। नीचे बैठा आदमी कांपते हुए गिड़गिड़ाते स्वर में बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए हुकुम सा। सामने खड़े शख्स का चेहरा एक ठंडी सख्ती से भर गया। उसने कहा, अथर्व सूर्यवंशी की डिक्शनरी में धोखा देने वालों को माफी नहीं मिलेगा। उसके पीछे इंसान को इशारा करते हुए उसने कहा, रोहन तुम्हें पता है ना इसे क्या करना है। रोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हुकुम सा, यही हमारी कहानी का हीरो अथर्व सूर्यवंशी है। यहाँ की हुकुम सा, इसके बारे में हम कहानी में जानेंगे। तभी वहां एक और शख्स आया, उसके चेहरे गंभीरता थी। उसने कहा, भाई घर से कॉल आया है, हमें तुरंत जाना होगा। अथर्व उस शख्स की तरफ ठंडी निगाहों से देखता है और कहता है, एक मिनट अर्नव, रोहन इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना। अथर्व ऑर्डर दिया। सेक्स उसके असिस्टेंट रोहन है। रोहन कहता है, जी हुकुम सा। अथर्व से बात किया शख्स अथर्व के भाई अर्नव सूर्यवंशी। अथर्व के ऑर्डर देने के बाद दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रोहन उस आदमी को घूरते हुए कहता है, तुमने गलत इंसान को धोखा दिया, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। इतना कहते ही उस जगह में उस आदमी की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। भी वहां एक और आदमी की आवाज सुनाई देने लगी, राजेंद्र तुम हो। सूर्यवंशी मेंशन घर के अंदर एक औरत बेचैनी से टहलते हुए एक आदमी से कहती है, उन दोनों को कॉल करके पूछो कि वो कब आएंगी, मुझे चिंता हो रही है। वो आदमी कहता है, सुकन्या मैंने कॉल कर दिया है, चिंता मत करो, वो दोनों आ जाएंगी। ये दोनों अथर्व की माँ, पापा अथर्व की माँ की नाम सुकन्या और अथर्व के पापा के नाम सुरेंद्र। तभी वहां एक और आदमी की आवाज सुनाई देने लगी, राजेंद्र कहो तुम। वो आदमी दोनों को देखते हुए बोला, अरे आप दोनों यहाँ हैं, मैं तो आप दोनों को ढूंढ रहा था। राजेंद्र ने उस आदमी को देखकर हुए कहा, क्या पापा आपको हमसे कोई काम है। यह कोई और नहीं, अथर्व के दादाजी वीरेश सूर्यवंशी है। अथर्व के दादाजी ने कहा, अरे काम तो कुछ खास नहीं है राजेंद्र, बस तुम्हारी माँ की याद आ गई। कहाँ चली गई है तुम्हारी माँ। सुकन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा जी माँ मंदिर गई है, थोड़ी देर में लौट आएंगी। वीरेश ने सवाल किया, वैसे दोनों कहाँ हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। सुरेंद्र ने वीरेश की ओर देखते हुए जवाब दिया, दोनों बस आ ही रहे हैं पापा। तभी वहां एक आवाज गूंजी, आ रहे हैं नहीं, आ गए हैं पापा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो अथर्व और अर्णव खड़े थे। सुकन्या ने अथर्व की ओर देखकर हुए कहा, अथर्व तुम उसको ढूंढ लिया। अथर्व ने कहा, नहीं माँ ढूंढ रहा हूं। वीरेश ने कहा, क्या फायदा, यही की हुकूम सा बनाकर 2 साल हो गए तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए। अथर्व अपना दादाजी को देखकर बोला, दादाजी माँ पापा ने मुझे एक बच्ची की फोटो दी है, मैं उस फोटो को लेकर मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, उसके नाम के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मुझे समय लग रहा है उसे ढूंढने में। सुकन्या ने कहा, नहीं अथर्व हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारी शादी उस लड़की से होनी चाहिए, तुम्हें पता है ना। चेक मार्क। अथर्व ने गंभीरता से कहा, माँ मैं आपको कितनी बार कहूं, मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा पर मैं कोई शादी नहीं करूंगा। राजेंद्र ने अथर्व की तरफ गहरी से देखा और कहा, अथर्व तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कल से कुछ भी नहीं खाया। अथर्व ने सुकन्या की तरफ देखा और कहा, माँ आप जिद मत करिए, आप क्यों खाना नहीं खा रही हैं, मैंने आपको कहा ना, मैं उस लड़की ढूंढ लूंगी, आप खाना खा लीजिए। सुकन्या ने मना करते हुए कहा, नहीं अथर्व मैं खाना नहीं खाऊंगी,
तुम मुझे पहले बताओ, क्या तुम उस लड़की से शादी करोगे? अथर्व इनकार जताते हुए कहा, नहीं माँ, इस बात को मैं नहीं मान सकता। सुकन्या ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम भी अपनी जिद को छोड़ दो। मैं खाना नहीं खाने वाली। तुम मुझे बता दो, तुम उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढोगे और उसी से शादी करोगे, तब तक के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। अथर्व ने सुकन्या से कहा, माँ, आपको पता है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं उसे ढूंढने की। सुकन्या ने कहा, मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की मेरी बहू के रूप में चाहिए। अथर्व एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं जल्दी उस लड़की को ढूंढता हूं और उसी से शादी करूंगा। अब तो खाना खा सकते हैं ना? सुकन्या खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आते हुए बोली, आप लोग क्या बात कर रही हैं? अथर्व उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, कुछ नहीं दादी, ऐसे ही बात कर रहे थे। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, अथर्व की दादी ललिता थी। ललिता ने अथर्व को देखकर कहा, अथर्व, तुम उस लड़की को ढूंढ लिया? अब तक चुप खड़ा अर्णव ने कहा, आप लोग क्यों उस लड़की के पीछे पड़ी हैं? 2 साल से मेरे भाई को आप लोग क्यों परेशान कर रही हैं? ऐसा क्या है उस लड़की में? उसकी दादी ने उसके कान को पकड़कर कहा, जुबान संभाल कर बात करो, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। अर्णव ने अपने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है दादी, छोड़ो मेरा कान, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी दादी ललिता ने कहा, पहले तुम ये बताओ, तुम फिर से ऐसी बात नहीं करोगी? अर्णव ने कहा, ठीक है दादी, मैं फिर से ऐसी बात नहीं करूंगी, अब तो छोड़ो। ललिता ने अर्णव के कान को छोड़ दिया। सुकन्या ने अथर्व और अर्णव दोनों को देखकर कहा, अथर्व, अर्णव, आप दोनों हमारे साथ चलिए। दोनों सुकन्या के पीछे चले गए। सुकन्या दोनों को एक कमरे के अंदर लेकर आई। उस कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों को दिखाते हुए सुकन्या ने कहा, आप दोनों को ये कौन है पता है, लेकिन मैं आप दोनों को आज एक सच बताना चाहती हूँ। अथर्व को सुकन्या की बात सुनकर कहा, कौन सी सच के बारे में बात कर रही है माँ? तभी राजेंद्र अंदर आए, उनकी आंखों में एक अनकही चिंता थी। सुकन्या, ये वक्त नहीं है सब कुछ बताने का। ये बातें बहुत पुरानी हैं, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुकन्या ने एक नजर राजेंद्र पर डाली और कहा, नहीं राजेंद्र जी, ये दोनों को सब कुछ जानना ही होगा। सुकन्या दोनों की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोली, देखो अथर्व, तुम ढूंढ रहे हो, वो लड़की इसकी बेटी है। मैं तुम्हें बार बार इसे शादी के लिए क्यों कहती हूँ, पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी शादी उसके साथ बचपन से ही जुड़ी हुई है। जब तुम 10 साल के थे तभी तुम दोनों की शादी के लिए हमने फैसला किया था। पर कुछ हादसों की वजह से वो हमसे दूर हो गई। ये तुम्हारे पापा की बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर उसी से शादी करो। सुरेंद्र अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व, ये मेरी बचपन की दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि उसकी बेटी मेरी बहू बने, इसी वजह से हमने तुम पर इतना दबाव डाल दिया। अथर्व ने दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। क्या अथर्व उसे लड़की को ढूंढ पाएगा? कौन है वह लड़की? क्या अथर्व उसे लड़की से शादी करेगा? कैसे ढूंढेगा अथर्व उसे लड़की को? कैसे होगा अथर्व और निधि की मुलाकात? क्या हो लड़की निधि है? क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है अपवर्ड ट्रेंड। अथर्व अपने पापा की बात सुनकर अपने पापा के पास आकर बोला, पापा, वही आपकी बहू बनेगी, यह मेरा वादा है आपसे। अथर्व रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अर्णव भी वहां से चला गया। अथर्व अपने रूम में आया। वो सीधे अपने कपबोर्ड की तरफ बढ़ा। कपबोर्ड से एक पुरानी तस्वीर निकालकर देखने लगा। तस्वीर में एक प्यारी सी छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। तस्वीर को देखते हुए अथर्व ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो मुझे पता नहीं, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरी हो गई हो। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। पहले मैं तुम्हें सिर्फ माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ढूंढ रहा था, पर अब उसकी इच्छा मेरी इच्छा बन चुका है। गई तैयार रहना यहाँ की हुकुम रानी सा बनने के लिए। दूसरी तरफ एक लड़का निधि के सामने खड़ा हो गया और बोला, तो क्या सोचा तुमने? निधि उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए ठंडे स्वर में बोली, किसके बारे में? वो लड़का थोड़ा इतराते हुए बोला, मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी या नहीं? निधि ने हाथ बांधते हुए जवाब दिया, पहले ये बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी खासियत है कि मैं तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट करूं? लड़का मुस्कुराते हुए और थोड़ा अकड़ते हुए बोला, मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा हूं, स्मार्ट भी हूं, तुम्हें और क्या चाहिए? निधि ने हल्की हंसी के साथ उसे जवाब दिया, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्मार्टनेस देखकर मैं तुम्हें पसंद करूंगी? मेरी बात को ध्यान से सुनो। निधि शर्मा ऐसी लड़की नहीं है जो पैसों के पीछे भागे। मुझे खुद अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पसंद है। मैं तुम्हारी तरह अपने पापा के पैसों पर नहीं जीती। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो लड़का हंसते हुए बोला, मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें 1 सेकंड में इस कॉलेज से बाहर निकलवा सकता हूं और कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। निधि ने बोली, निधि शर्मा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। इसलिए तुम्हारे भले के लिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा छोड़ दो। एक और लड़का जो वहीं खड़ा था पहले लड़के को समझाते हुए बोला, उदय तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? उसकी स्टैंडर्ड क्या है? छोड़ दो इसे, किसी और को ढूंढ लो। तभी एक लड़की की आवाज गूंजी, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे दोस्त का स्टैंडर्ड मेरी दोस्त के स्टैंडर्ड से बराबर नहीं हो सकता। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त का स्टैंडर्ड उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। उस लड़की ने निधि की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, चलो निधि, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। उसने निधि का हाथ थामा और दोनों वहां से चली गईं। जब वे अपनी क्लास में पहुंची तो एक लड़का निधि को देखकर हुए बोला, कहाँ गायब हो गई थी निधि? निधि उसे हल्के से घूरते हुए बोली, बस बाहर ही थी। रौनक निधि के साथ आए लड़की को देखकर मजाक में बोला, तो तुम इस मोटी को भी साथ लेकर गई थी? लड़की ने हाथ बांधते हुए रौनक की ओर तिरछी निगाह से देखा, तुम मेरे ऊपर मजाक कर रहे हो? लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है। रौनक झेपते हुए बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निधि ने अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, तनुषा, उससे ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? पता है ना, वो इस कॉलेज की प्रिंसिपल का बेटा है। उस लड़की का नाम तनुषा था। निधि की बाजू पर हाथ रखते हुए उसने सुकून भरी आवाज में कहा, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है निधि। तुम्हें पता है ना, प्रिंसिपल सर उसकी बात को नहीं मानेंगी। वो बस हमें डराने की कोशिश कर रही थी। रौनक ने तनुषा की कान पकड़ते हुए कहा, तुम हर जगह जाकर झगड़ा ही क्यों करती हो? जहां देखो वहां तमाशा खड़ा कर देती हो। तनुषा ने उसे खुद से दूर करते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा कान मत पकड़ो। तुम्हें कुछ पता भी है वहां क्या हुआ था? वो बदतमीज मेरी दोस्त को परेशान कर रही थी, उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। रौनक ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। तनुषा ने कहा, क्या बड़बड़ा रही हो मेरे बारे में? कुछ बुरा कहा तूने? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। निधि ने दोनों की देखा और कहा, बस बस अब झगड़ा बंद करिए, क्लासेस शुरू हो रही है, चलिए। तीनों अपने अपने बैच पर जाकर बैठ गईं। निधि के घर पर विशालाक्षी ने जानकी को आवाज देते हुए कहा, जानकी जानकी कहाँ चली गई? जानकी ने जवाब दिया, माँ मैं यहाँ हूँ, आपको कुछ चाहिए? विशालाक्षी मुस्कुराते हुए जानकी के पास आई और बोली, नहीं जानकी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज तुम्हें मंदिर जाना है ना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। जानकी ने उनकी ओर देखकर कहा, नहीं माँ, आप घर पर रहें। आपकी पैर में दर्द है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। विशालाक्षी ने कहा, ठीक है जानकी। सूर्यवंशी विला। राजेंद्र ने सुकन्या को थोड़ा परेशान होकर आवाज दी, सुकन्या सुकन्या कहाँ चली गई? ललिता ने राजेंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सुकन्या को क्यों ढूंढ रहे हो? राजेंद्र ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, माँ मुझे सुकन्या से कुछ बात करनी है। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र तुम्हारी पत्नी मंदिर के लिए चली गई, तुम यहाँ ढूंढकर कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें अपनी पत्नी को देखना है तो तुम मंदिर चली जाओ। ललिता ने वीरेंद्र को देखकर कहा, आप अभी भी मजाक करना बंद नहीं किया है ना? वीरेंद्र ने कहा, ऐसे कैसे बंद कर सकता हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। कॉलेज में तनुषा ने निधि को देखते हुए कहा, निधि तुम मेरे साथ चलोगी? निधि ने कहा, नहीं तनुषा तुम जाओ, मुझे काम में जाना है। तनुषा निधि से कहा, निधि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? निधि ने उसकी ओर देखा और कहा, जवाब के बिना तुम मुझे छोड़ोगी? निधि की बात सुनकर तनुषा निधि को देखने लगी। निधि ने कहा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? तनुषा ने बोली, निधि तुम काम पर क्यों जाती हो? निधि ने गंभीरता से जवाब दिया, काम पर लोग क्यों जाते हैं? तनुषा ने निधि को देखते हुए कहा, पैसा कमाने के लिए, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? तुम्हारा भाई काम करते हैं ना, तुम आराम से अपनी पढ़ाई करो। निधि ने कहा, तनुष मुझे खुद की पैरों में खड़े होना पसंद है। तनुषा ने निधि के पैर को देखते हुए कहा, पर निधि तुम तो अपने पैर में ही खड़ी हो।
निधि ने हल्के से उसकी सिर पर मारते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, मुझे लेट हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि के जाने के बाद रौनक ने तनुषा देखा और कहा, तुम कब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी? तनुषा ने रौनक की आंखों में से देखते हुए कहा, मुझे पता था तुम देख नहीं सकती। तनीषा की हरकत देखकर रौनक पीछे होते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें मेरी आंखों को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। तनुषा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर हो कि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया? रौनक ने पूछा, कौन सा सच? तनुषा ने रौनक की आंखों में देखते हुए कहा, वही, तुम नहीं देख सकती। रौनक ने कहा, तुम फालतू की बातें मत करो, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है मैं देख सकता हूं? तनुषा ने बोली, तुम्हें दिखाई दे रहा है तो तुम फालतू के सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं अपने पैर पर खड़ी हूं? रौनक ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम कभी नहीं बदल सकती। कैसे ढूंढेगा अथर्व उसे लड़की को? कौन है वो लड़की, कहाँ है? कैसे हो कि निधि और अथर्व की मुलाकात? क्या होगा कहानी में देखेंगे। नेक्स्ट होटल में जारी है।